मैं कम इन सर? यस यस प्लीज कम। नमस्ते सर। आइए आइए बेटा बैठो। थैंक यू सर। वेरी गुड। गौरव ये बताओ कि आपने कब पास आउट किया? सर मेरा पीजी 2011 में हुआ है। पीजी जी सर। 2011, उसके बाद फिर 2011 से अब तक क्या करते रहे? सर मैं राजस्थान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत। कहाँ पर? अजमेर में सर, आईएएसी है। हाँ ये गवर्नमेंट टीटी कॉलेज है। हाँ। वहाँ पर मैं वर्तमान में लेक्चरर के पद पर हूँ। तो अब ये शिफ्ट क्यों करना चाहते थे साहब? आपकी सीनियरिटी इतनी कम हो जाएगी वैसे ही। जी सर। अब आप देखो ना, 89 बॉन्ड हो जी सर। तो 25 तो ये गया, 11 वो हो गए, 36 ईयर्स के हो गए आप। जी सर। अब मान लो ज्वाइन भी कर लोगे 37 के हो गए। सर मेरा जो 12-13 साल की सर्विस रही है उसमें मैंने ये देखा है कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो नहीं नहीं, बिल्कुल तक मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो नहीं बात कर रहा। नहीं कह रहा हूँ कि आप 37 साल के हो जाओगे आप, जी सर। उसके बाद आपको 60 तक की उम्र में जी इतने से साल बचेंगे। हाँ, लगभग 24 ईयर्स है। 22 ईयर्स, यस सर। अल्टीमेटली 22 ईयर्स बस। अब उस 22 ईयर्स में आपके पास अपने जो खुद की जो सर्विस होगी, मान लीजिए RS, उसके अंदर हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने में दिक्कत आएगी। ये सर वो सर्विस टेन्योर है वो कम है, आपका हाँ कहना हाँ सही है। हाँ हाँ। लेकिन जितना भी समय मुझे मिलेगा सर उसमें अपना अच्छा करने का ही प्रयास करूँगा। क्या अच्छा करने का प्रयास करो। सर जैसे मेरा जो है एक तो उस वर्क डाइवर्सिटी बहुत रहेगी, अलग-अलग विभाग में मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। वर्तमान में मैं केवल शिक्षा विभाग में हूँ। इससे अधिक मुझे स्वास्थ्य है, टूरिज़्म है, इंडस्ट्री है। लेकिन अगर आप फिर पुलिस ऑफिसर बन गए तो क्या करोगे? सर पुलिस में डिपार्टमेंट में बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे वर्तमान क्या में डाइवर्सिटी है? देखें इसमें ट्रैफिक का है, साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके अंदर है, वुमेन सेफ्टी का अलग सेल है, एंटी करप्शन सेल है। तो विभिन्न विभागों में काम करने का वहाँ भी अवसर मिलेगा। ओके। अच्छा ये बताओ, आपने बॉटनी जूलॉजी MSc किस में किया? ज्योग्राफी में सर। ज्योग्राफी। जी सर। ये कैसे? सर मेरा जो बीएड का रिजल्ट था 2010 में आया था मिड सेशन में, तो मैंने उसमें ये सोचा कि अगर मेरा समय खराब नहीं हो तो मैंने डिस्टेंस से उस समय पीजी ज्योग्राफी में किया था, क्योंकि मिड सेशन में मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था पीजी में। ओके। ये रिंग ऑफ फायर ये किसे कहते हैं? सर जो पैसिफिक ओशन जो है उसके अंदर जो भी जो सीस्मिक जो एक्टिव एरियाज हैं जहाँ पर वल्केनो और अर्थक्वेक बहुत बहुत आते हैं, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन प्राइमरली जो टर्म है वो वल्केनोज के लिए यूज़ होती है। तो क्या कौन सा रिंग ऑफ फायर कौन सी जगह? सर ये ईस्टर्न में जापान से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस, और ये वाला जो पूरा एरिया है ये रिंग ऑफ फायर कहलाता है। ओके। एक बात ये बताओ बेटा, आपने क्योंकि बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़े हुए हैं, जी सर। कुछ याद है थोड़ा बहुत? जी सर। ओके। ये बताओ, ये DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए है जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो इस वजह से सभी के एक यूनिक इसमें आइडेंटिटी होती है, और इसका अरे DNA तो 99.9% तो सेम ही होता है हर आदमी में। लेकिन जो फिंगरप्रिंटिंग है वो सबकी अलग-अलग पाई जाती है। ठीक है, वो पूछ रहा हूँ क्या होती है फिंगरप्रिंट? क्या चीज़ है जो अलग अलग होती है DNA में? ऐसी क्या चीज़ होती है जो अलग है? 99.1% आप जानते हो ना इस बात को। जी जी, सर। सबका सेम है DNA पूरे वर्ल्ड में। अगर पुरुष हैं या स्त्री है, इतना ही फर्क होगा उसके अंदर, जीन के अंदर, अदरवाइज तो DNA तो सेम है सबका। तो वी आर बिलोंगिंग टू सेम ह्यूमन बीइंग। यस सर। और 99.9% अपना DNA सेम। यस सर। क्या चीज़ डिफरेंट है जिससे कि हम ये पता लगा लें कि ये अपराधी खड़ा हुआ है, देखो राकेश वर्मा ने अपराध किया है, इससे भी मैच कर रहा है, वहाँ पे सैंपल लिया था हमने। क्या चीज़ होती है? सर जो मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसके अंदर ये नो नो नो, जो जीन सीक्वेंसिंग होती है, मैं आपसे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है। क्या चीज़ की सीक्वेंस डिफरेंट होती है, ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड तो सबका सेम ही होगा। जेनेटिक के जहाँ पे बेस पेयर्स जुड़ रहे हैं वो तो सेम है सबके। फ़र्क होगा कि भाई किसकी आँख काली है, नहीं किसकी भूरी दिखनी है, ये फ़र्क होगा। आँख तो आँख बनेगी, सबकी नोज़ बनेगी, सबके लिप्स बनेंगे, ईयर्स बनेंगे, हेयर बनेंगे, सब बनेगा। तो फ़र्क ही होगा ना, वेरिएशन होगा, बेस पेयर तो ऊपर-नीचे हो जाएगा। मैं सिर्फ़ आपसे पूछ रहा हूँ कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता सॉरी सर पे अभी। है? तो अच्छा ये कर देते, सिंपल कर देता हूँ इसको। जी सर। कि DNA में ऐसा कौन-सा एरिया होता है जो वेरिएबिलिटी के लिए जाना जाता है, जिसमें वेरिएशन होता है? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स। सर टेलोमेरेज। टेलोमियर तो जो आपका जो सैटेलाइट वाला पार्ट है। सैटेलाइट जो है, जी सर। वो तो टेलोमियर में थोड़ा बैठा होता है, सेंट्रोमियर में भी बैठा होता है, टेलोमियर में भी बैठा होता है। अब ये बताओ जरा कि आप जो क्रोमोसोम की बात कर रहे हो, जी। तो उसके अंदर कैसे लिपट के आता है DNA?
कैसा आता है? डीएनए उसके अंदर कैसे समा जाता है इतनी छोटी चीज़ में? ये तो बड़ा होता है, डीएनए तो खूब लंबा होता है, यस सर, पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर तो बहुत बहुत सारा होता है। लंबा होता है। तो वो सारा फिर कैसे उसके अंदर समा जाता है एक क्रोमोसोम में? सॉरी बता, सर। ये बेसिक चीज़ें हैं बेटा, जी सर, है ना? अभी कोई आप बात नहीं यूज़ होगा। अच्छा चलो लास्ट चीज़ बताओ जो भी एक नोबेल प्राइज़ मिला है, कहते हैं ना Cas9 CRISPR-Cas9 यस सर। ये क्या चीज़ है? बस इतना सा बता दो। सर ये एक नई तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है हुँ, और जो जीन्स को हम अगर कोई स्पेशलाइज़ या स्पेसिफिक एरिया से काटें, तो उसके लिए ये Cas9 टेक्नोलॉजी लाई क्या है गई है। Cas9? वही तो पूछना चाह रहा हूँ कैसा है? सर डिटेल में सॉरी मतलब जो इसको नोबेल प्राइज़ मिला है इस चीज़ के लिए? सर। जी, पहले ही काट रहे थे, डीएनए तो काट रहे थे पहले ही। यस सर, यस सर। ये अब इसमें ऐसी क्या चीज़ फिर डाली इसने कि वहाँ पर जाकर वो बन रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक ही और बताओ व्हाट इज़ प्लैंकटन? प्लैंकटन सर प्लैंकटन जो भी सी सरफेस पे या वाटर सरफेस पे जितने भी जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन खाए जाते हैं, उनके लिए हम ये प्लैंकटन यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ। क्या होते हैं ये? अ, सो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म में इनको हम लेते हैं, प्लैंकटन को। ओके। अब ये बताओ कि अभी आज की तारीख में हमारे देश में पूरी भावना बनी पड़ी है, हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। कैसे सिखा सकते हैं सबक आपकी राय? सर अभी एक तो हम पिछले 2 दिनों के अंदर डिप्लोमैटिक एक्शन तो ले चुके हैं। इसमें इंडस वाटर ट्रीटी को बैन करना है और दूसरे जो फर्दर एक्शन लिए हैं। इसके अलावा अभी की स्थिति में अगर हम देखें तो यदि हम जितने भी टेररिस्ट के जो लॉन्च पैड एरिया है, वहाँ पे अगर हम पूर्व की बात अगर मिलिट्री स्ट्राइक करें, जैसे हमने पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करी थी, तो उसके द्वारा हम वहाँ के जितने भी टेररिस्ट एक्टिव एरिया जो हैं, हमारे जो पीओके वाला एरिया जो है, वहाँ पर हम उनको समाप्त कर सकते हैं। तो इमीडिएट एक्शन तो हम ये ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हम देखें तो जो ग्लोबल लेवल पर है पाकिस्तान को और ज़्यादा एक्सपोज़ करना ये कार्रवाई भी हम नहीं कर वैसे आप सकते हैं। इज़राइल का उसने इस चीज़ की चिंता नहीं करी एक्सपोज़ करना, एक्सपोज़ करना। तो उसने तहस-नहस करके हमास को ख़त्म कर दिया क्योंकि हमास वाले उनके नागरिकों को ऐसे ही मार के चले गए थे। तो उन्होंने तो पूरा ख़त्म ही कर दिया एरिया, गाज़ा स्ट्रिप ही गायब कर दी। वो है इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है उनसे। उसने आगे अगेंस्ट में क्या आवाज़ उठाई है किसी कंट्री ने बताओ? नहीं सर। और जो इस्लामिक कंट्रीज़ थे उन्होंने भी नहीं उठाई। कहते रहे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ कर पाया कोई? नहीं सर। स्टेप तो वो था डिसिसिव। अगर आप जब पूरा बनाते रहोगे वातावरण, अरे भाई पाकिस्तान तो अब बदमाश है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, क्या होने वाला? कभी जानते हैं आतंकवादी देश है वो। सर भारत के संदर्भ में अलग परिस्थिति है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को भी बहुत तरजीह दी जाती है। तो इस वजह से एक आप ये क्या समझते हो कि इज़राइल इज़ नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री? सर इज़राइल है लेकिन इज़राइल का जो पूरा इतिहास रहा है, हुँ, उसके हमेशा हम देखें तो किलिंग इंस्टिंक्ट रही है। उसका ये रहा है कि हमेशा अपने दुश्मन किलिंग नहीं, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एन्श्योर करना इंस्टिंक्ट रही है, किलिंग नहीं रही है उनकी। सर उनका जो इतिहास है वो शुरू से अपनी जो उनको ज़मीन मिली शुरू से उनको तो हमारा नहीं मतलब हम नहीं चाहते अपनी ज़मीन को बचाना, अपने लोगों को बचाना। नहीं सर बचाना चाहिए। आज जो पीओके है वो हमारा ही पार्ट है हाँ, और एक तरह से जो एक हमारी जो एस्पिरेशन है वो यही है कि वो हमारा हिस्सा ही बने। तो इसके लिए हमें पूरे वर्ल्ड को भी अपनी तरफ करके प्रॉपर डायलॉग तो अभी आपको ऐसा क्या लगता है, क्या एक्शन हमने लिया है जो प्रभावी लग रहा है आपको? सर इमीडिएट एक्शन जो हमने लिया है उसमें एक तो इंडस वाटर ट्रीटी का मुझे अभी लगता है सारी चीज़ें क्या होने वाला है अभी तो, अब डैम बनेंगे, अब वहाँ से नहरें बनेंगी जो पानी को दूसरी जगह पर जोड़े। सर जो फिलहाल बने हुए हैं वहाँ से तो हम पानी रोक हाँ, सकते हैं। वहाँ से कितना पानी रोक लोगे? आपको पता है कितना पानी आता है इन रिवर्स को कभी बहते हुए देखा है आपने? सर इंडस देखिए बाकी नहीं। इंडिया देखा है ना इंडिया से कितना पानी आता है? जी सर। अथाह पानी आता है वो। यस सर। तो आप उसको कितना कौन से डैम में स्टोर कर लोगे? इंडस पे नहीं है सर बाकी किशनगंगा है, तुलबुल है, हाँ, यहाँ पे या बने हुए हैं, छोटे-छोटे हैं, डैम बने हुए हैं। बहुत छोटे-छोटे डैम है, यूँ-यूँ बिल्कुल इतने-इतने से ऐसे डैम बने हुए हैं। मतलब कितना सा पानी आप इकट्ठा कर सकते हो? ये तो कोई आपका वो है नहीं कि इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। पाकिस्तान को भी पता है कि भैया थोड़े दिनों में अपना भर भी जाएँगे इनके, तो पानी तो खोलना ही पड़ेगा, हमारे पास ही आएगा पानी। कहने को कोई इंडिया रिवर्स तो बारहमासी हैं। पूरे 12 मास वाली रिवर है वो, ऐसी तो है नहीं बरसाती रिवर बह कर चली जा रही है जैसे अपने बनास होती है, ऐसा तो है नहीं वो। हाँ, तो सर वो ग्लेशियर से आता पानी। ग्लेशियर से पानी आता है, पूरे साल आता है पानी। हुँ। अल्टीमेटली आप भर भी लोगे तो 1 महीने के अंदर आपके सारे डैम भर आगे तैयार हो जाएँगे। फिर सर और जो हमारी जितनी भी डिप्लोमेटिक टाई-अप्स हैं उनको हमने फिलहाल बंद कर दिया है। ये वाली चीज़ है फिलहाल। इतना टाइम रन नहीं किया। उसने उसने जो मिलिट्री अटैची थे उनको हटा दिया। जी। क्या उससे क्या फ़र्क पड़ा? अगर आपने अपनी एम्बेसी से अपना मिलिट्री अटैची बुला लिया यहाँ पे, तो पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है? बुला लो भाई अपना आप। पता है डेटरेंट क्या हुआ? कौन-सा एक्शन ऐसा हुआ डेटरेंट जिससे हम कह सकते हैं यस हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये कार्रवाई कर दी।
सर मेरी व्यक्तिगत राय में तो अभी फ़िलहाल जो मुझे लगता है वो इंडस वाटर ट्रीटी का ही है। हाँ, इसके जो आउटकम है वो हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक तरह से चक्कर तो पाकिस्तान कर लेगा, मैंने इसे 2-3 साल लिख ले, पानी तो आते रहेगा कंटिन्यूअस। 2-3 साल लिख ले, अपना दोस्ती-वोस्ती हो जाएगी, मीटिंग वार्ताएँ हो जाएँगी, ये हो जाएगा, हाँ भाई ये पानी तो चलता रहेगा। हम लोग भी भूल चुके होंगे घटनाओं को। सर इस बार तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर भारत सरकार लेगी। ये है। जी। अच्छा, ये अभी ये इसी इशू को लेकर के और ये चल रहा है कि भाई सार्क वीज़ाज़ को हम कैंसिल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी देना बंद कर दिया, हमने भी। ये क्या है सार्क वीज़ा? सर जितनी भी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन है, इसके अंदर 8 कंट्रीज़ हैं। इन 8 कंट्रीज़ को भारत और अन्य देश जो मिलकर वीज़ा देते हैं और उसमें थोड़ी सहूलियत प्रदान की जाती है। आप अगर एक-दूसरे इन सार्क देशों में विज़िट करते हैं तो उनके लिए ये सार्क वीज़ा हम काम में लेते हैं। तो वो अभी बंद कर दिया है। जी सर। सार्क क्यों बना था? सर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य ये था कि जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, इनके जितने भी इनके यहाँ के जो लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करना और एक तरह से जितनी भी खुद के इकोनॉमिक ट्रेड और कॉमर्स हैं, इसको और बूस्ट अप करना। पाकिस्तान उसका मेंबर है। जी सर। तो अब सार्क का क्या स्टेटस है जब हम आपस में कौन सा कॉपरेशन एक दूसरे से तो कर ही नहीं सकते हैं? सर अभी फिलहाल जो जिस तरफ से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है पिछले कुछ सालों में, तो जो सार्क की जो रिलेवेंसी है पिछले कुछ समय से काफ़ी कम हो गई है और भारत का भी झुकाव अब बिम्स्टेक देशों की तरफ या बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ ज़्यादा झुकाव हो गया है। सार्क हैज लॉस्ट इट्स चार्म। यस सर। अच्छा। अच्छा, ये बताओ, ये जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट, जब ये कोई गलती करते हैं, कोई करप्शन में पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं, तो कोई एक्शन सॉलिड कभी होता नहीं है ना? ऐसा क्यों होता है? सर संविधान के तहत तो यदि इन पे कोई कार्रवाई की जानी है तो महाभियोग का एक प्रस्तावित प्रक्रिया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इन पे कोई एक्शन नहीं होता है क्योंकि इनको संविधान के तहत ही कोई सुरक्षा दी हुई है इनके पद की, इनकी गोपनीयता की। इस वजह से इन पे कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है और जब कोई केस चल भी रहा हो तो पब्लिक डोमेन में भी उसकी आलोचना करना एक तरह से कोर्ट की अवमानना मानी जाती है। तो संविधान के तहत ही कोई सुरक्षित इम्पीचमेंट को आप क्या मानते हो? इज इट एन इफेक्टिव प्रोसेस? सर प्रोसेस तो इफेक्टिव है लेकिन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। आज तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट के जरिए हटाया नहीं गया है। कार्रवाई ज़रूर शुरू हुई, लेकिन क्योंकि प्रोसेस पूरा जब कॉम्प्लेक्स है कोई इसलिए हटाया नहीं जा सका, डिस्पाइट चाहते हुए भी जी सर। नहीं हटाया जा सका, तो फिर इफेक्टिव तो नहीं रहा ना वो। तो क्या इसको बदले जाना चाहिए, बदल लिया जाना चाहिए कि इम्पीचमेंट नहीं, कोई और तरीके से हटाया जाएगा? सर जहाँ तक मेरी जानकारी इम्पीचमेंट जो प्रक्रिया है वो हमारी बेसिक डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। तो इसमें हम ऐसा कोई रिट्रोग्रेसिव चेंज तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जजेस की अगर अकाउंटेबिलिटी तय की जानी है, तो जिस प्रकार पूर्व में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, वैसा ही कोई कमीशन पूरा एक तरह से चर्चा कर आपस में वैसे हाल एनजेसी का हुआ पहले, जी सर। वही हाल इस नए कानून का भी हो जाएगा कभी, अगर बनेगा तो। क्योंकि अगेन इट विल बी जुडिशरी विच विल बी अफेक्टेड। सर इसमें संसद को ही आपस में जो सांसद उनको चर्चा करके जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई ना कोई एक तरह से एक्टिव कानून की ओर बढ़ना चाहिए। इसमें मेरा ये मानना है। अच्छा। अच्छा, ये अपने यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं, ये जानते हो ना, है ना? जी सर। ये अपने यहाँ कौन कौन सी अभी उसमें है चलन में? सर एक तो बीटी कॉटन है, एक बीटी ब्रिंजल है और सर मेरी जानकारी में अभी ये 2 ही हैं। बीटी विंजल चलन में आ गया क्या, या अभी टेस्टिंग फेज में है? सर इसको लेकर काफ़ी मतलब एक तरह से विरोध था और पूरी तरह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, जितना बीटी कॉटन है। तो अच्छा, बीटी विंजल को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आपकी क्या राय है एज ए स्टूडेंट ऑफ बॉटनी? सर इसमें क्या अभी मतलब एक तरह से इश्यूज क्या है? इश्यूज़ क्या हैं उसके बारे में सर मैं सॉरी नहीं, अपडेट नहीं हूँ। नहीं पता है। अभी आपने वो सार्क वीजा के बारे में बताया,
जी सर। आपने बताया सार्क कंट्रीज में 8 वो हैं देश हमारे, जी सर। कौन-कौन से हैं? सब भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव। म्यांमार है? सॉरी सर, म्यांमार नहीं है पार्ट। हुँ, म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश, भूटान, देन मालदीव। मैं भूटान नहीं बोला था सॉरी पहले। साथ ही है ना फिर। और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान तो सर लास्ट मेंबर था जो पार्ट बना था इसका, अफ़गानिस्तान। बॉर्डरिंग जो कंट्रीज में जो अफ़गानिस्तान ही अलग है, बाकी सब चाइना और म्यांमार को छोड़ के। सर चाइना इसमें नहीं। नहीं है ना? नहीं, इनको छोड़ के। बाकी तो हाँ, इंडिया के सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं सब, जितने सारे हैं। तो 7 कंट्रीज हैं। सर 8 कंट्रीज़ हो गए। और कौन-सा? सर मालदीव। 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 अच्छा। अभी आपने बताया कि जब ये साइबर क्राइम जो है काफ़ी बढ़ रहा है, इसको मैं कंट्रोल करने में मदद दूँ। तो आप किस तरह से साइबर क्राइम जो है कंट्रोल हो सकता है? क्योंकि ये अब कोई एक कंट्री के लेवल का नहीं है, ये पूरा मतलब वर्ल्ड लेवल का हो गया मैटर। हाँ, और ये कोई इंडिया ही इसमें जो है ना विक्टिम नहीं है, वो मतलब बड़े-बड़े कंट्री इवन यूएस तक जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे क्या मतलब आप बात करते हैं कि साहब इस लोगों को जागरूक किया जाए, पहले और जागरूकता की ओटीपी नहीं दिया जाए किसी लिंक को, लेकिन अब तो नए-नए तरीके आ गए। तो इसका आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे कि ये कंट्रोल हो सकता है, साइबर क्राइम? सर आपसे सहमत हूँ, जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स है उसमें इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है, इंडिया की 10th पोजीशन है। और इसमें जो एक मेरा मानना है अवेयरनेस तो है ही, पहला बिंदु है उसमें अवेयर करना जो भी खासतौर पे जो यूथ है जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो है हमारे सोशल मीडिया को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो अभी जैसे भारत सरकार ने भी पीआईबी फैक्ट चेक चला रखा है ट्विटर एक्स पर। जो भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसके तरह से उसको प्रचार किया जाता है कि आप इस तरह से लिंक पर ना जाएँ, ये काम ना करें। और दूसरा जो है कि इस तरह के जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएँ ताकि लोग जो है यदि किसी गलत लिंक पर भी चले जाएँ, तो वो इससे बच सकें। ये हम कर सकते हैं आने वाले समय में। एथिकल हैकिंग जो है उसको और अधिक एडवांस बनाना, इस ओर भी जाया जा सकता है। ये तो प्रिवेंटिव एक्शन हो गया। जी सर। लॉ क्या होना चाहिए? क्योंकि ये इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस है और इंटरनेशनली जुड़ा हुआ भी बाहर बैठे हुए लोग हैं वो कर, आप उनको कैसे जो बुक करेंगे यहाँ पर इंडिया में? तो इसलिए ये इंटरनेशनल इश्यू हो गया। तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ बनना चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए क्या? ऐसा सोच रहे जी सर, इंटरनेशनल लेवल पे भी सभी कंट्रीज़ जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके एक फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। जिस तरह से हमारा एक सेंडाइंग फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसमें डिज़ास्टर को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। उस तरह से साइबर क्राइम को भी कम करने के लिए ऐसा इस तरह से इस राह पर बढ़ा जा सकता है। आपने ज्योग्राफी से भी किया है, जी सर। एमए किया है आपने? जी सर। ये हम जो टाइम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे जीएमटी है हमारा, आईएसटी है, जो भी है सारे, तो ये जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो है हमारे पास लॉन्जिट्यूड पता है, जैसे मान लीजिए 15 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है, तो वहाँ और इसमें जो है हमारे जो जीएमटी में 5 पीएम है, तो उस 15 जो है नॉर्थ ईस्ट पर 15 डिग्री जो है नॉर्थ ईस्ट पॉइंट पे क्या टाइम हुआ? सर अगर 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है जीएमटी पर 5 पीएम है। जी, और तो 15 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा? सर वहाँ पर 6 पीएम होगा, वहाँ का समय आगे चलता होगा। ये जब अर्थ 1 डिग्री रोटेट होती है तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ओके। 15 डिग्री पे 60 मिनट्स का गैप आ जाएगा। ये जो 15 डिग्री जो एंगल नापा, ये कहाँ किससे ना क्या एक्स क्या होगी? कहाँ किससे नापा? इक्वेटर से नापा या किससे नापा एंगल 15 डिग्री? सर मैं सॉरी वो टर्म रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो 2 इक्वेटर के बीच का जो एरिया होता है, सॉरी सर, एक एग्ज़ैक्ट टर्म है, वहाँ से वो एंगल जो है सॉरी सर मैं प्राइम मेरिडियन कुछ है? प्राइम मेरिडियन क्या है? हाँ, वो तो इंडिया का ऐसे 82 डिग्री हैं? एंड 30 मिनट्स जो है। नहीं, जी। जो प्राइम मेरिडियन बनाया है जो 0 डिग्री वाला, जी, जी। वो जो जीएमटी के थ्रू पास होता है, जी। उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। उसी से तो एंगल नापते हैं। नहीं, ये सॉरी। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है?
सर इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से निकलती है और इसकी यदि हम पूर्व में या पश्चिम में अगर हम इस रेखा को पार करें तो 1 दिन का डिफरेंस आ जाता है डे के अंदर। और जो इसको मतलब इसको इस तरह से खींचा गया है मैप पर कि किसी भी देश के मध्य से होकर ना गुजरे। जैसे जापान है, फिजी है, इन देशों के आस-पास जो भी द्वीप हैं, उनको भी ये साइड से या उनको क्रॉस किए बिना निकलती है इंटरनेशनल डेट लाइन। अच्छा, आपके पुष्कर मेला कब पड़ता है? सर पुष्य का मेला जो है प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के अंदर ही पड़ता है। कार्तिक माह समापन कब होता है उसका? सर एकादशी के दिन। एकादशी को होता है या पूर्णिमा को होता है? सर एकादशी से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा पे स्नान करके समाप्ति है उसे। उर्स फेयर कब आता है? सर इस्लामी कैलेंडर के अनुसार उर्स फेयर जो है वो रजब माह की 6ठी तारीख को करता है प्रत्येक साल। ये इस्लामिक कैलेंडर और हमारा हिंदू कैलेंडर जिसको कहते हैं, जी सर। इंडियन कैलेंडर, उसमें क्या डिफरेंस है? सर हमारा जो हिंदू पंचांग है उसमें तो हम जो है 12 माह होते हैं और जो इस्लामिक कैलेंडर है सर सॉरी उसके बारे में मुझे इतनी विस्तार से जानकारी नहीं। अभी जब जो ये चल रहा था अभी जो लेटेस्ट हमारा ईस्ट चल रहा है पाकिस्तान को लेकर के, तो आप वॉर के तो पक्ष में जो सर्जिकल स्ट्राइक तो होना ही चाहिए कम से कम, नहीं? सर ये जो एक तरह से फाइनल डिसीजन है वो जो अभी सीसीएस की मीटिंग हुई है या जो जितने भी जितनी जो ऑफिसर्स हैं और भारत सरकार के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ये सर्जिकल स्ट्राइक नाम क्यों दिया गया है? तो जिस तरह से हमारी बॉडी में भी किसी पार्ट पर सर्जरी होती है वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर होती है। तो इसके अंदर भी जो सर्जिकल स्ट्राइक है जहाँ पर पेरिस के जो लॉन्च पैड है वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टारगेट पर ये की जाती है। इसमें कोशिश की जाती है कि सिविलियंस को कम से कम नुकसान हो। इस कारण से इसको सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया गया है। ये टेररिज्म और इंसर्जेंसी में क्या डिफरेंस है? सर टेररिज्म तो एक तरह से पूरे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पूरी एक आइडियोलॉजी जिसके अंदर जो प्राइमरी जो फोकस होता है वो वायलेंस होता है। इसमें लोगों के मन के अंदर भय, आतंक बढ़ाना और इसके अंदर जो इस इंसर्जेंसी है वो एक तरह से ये है कि क्रॉस बॉर्डर के ज़रिए ही वहाँ पर घुसपैठ करके ही वहाँ पे एक तरह से इल्लीगल एक्टिविटीज़ करना। टेररिज्म जो ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है मेरी राय में सर। अच्छा, ब्रॉडर जैसे टेररिज्म और इस एक्सट्रीमिज्म या जो इंसर्जेंसी है वो सर कौन सा होता है? ब्रॉडर कौन सा होता है? इनके टारगेट्स को लेकर के ऑब्जेक्टिव है, इनकी मॉडलिटीज हैं। सॉरी सर मैं अभी उसमें दिखाने में बहुत समझ नहीं। तो ठीक है, थैंक यू बेटा, अभी वी शैल कॉल यू बैक। जी सर, थैंक यू।